दिया। अच्छा, अभी बढ़ने वाली है डेट, कल हो सकता है कि आपकी डेट बढ़ने का नया सर्कुलर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी चर्चा तो है सर यूनिवर्सिटी में। वो कल हम कॉलेज जा रहे हैं तो उनको मैं बोल दूं कि हो सकती है तो ना जाए। अगर उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा तो कल कॉलेज में सबमिट करने की, फॉर्म तो वैसे लास्ट डेट है, कल सबमिट तो करें, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा अभी तक उनके लिए एक और ऑप्शन खुलने वाला है मतलब, और जिन्होंने फॉर्म भर लिया वो कल जाके सबमिट करें कॉलेज में। कल हो सकता है आपका 10 से 11 बजे के बीच में आ जाएगा सर्कुलर, ऐसा उम्मीद है, मतलब कंफर्म नहीं है, होप्स ऐसा हो सकता है। तो अभी जो आपका था ये आपने पढ़ लिया है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? लीगल हिस्ट्री, इसका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो कैसे बना, कैसे लॉ का कोडिफिकेशन हुआ, वो सब आपको इस आंसर में लिखना है। अब कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ क्या होता है, लॉ का कोडिफिकेशन किसे कहते हो आप? हमारे इंडिया का लॉ कोडिफाइड है कि नहीं है? इंडिया का लॉ कोडिफाइड है या नहीं है? कोई आइडिया नहीं है किसी को? कोडिफाइड का मतलब होता है कि जब हम सेक्शन, जो एक्ट होता है, लॉ होता है, उसको सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कहते हैं। तो ये इंडिया का लॉ है कि नहीं है? इंडिया का लॉ तो कोडिफाइड है ना ऑलरेडी। यस सर है। हाँ, क्योंकि इंडिया का लॉ जो है वो डिवाइड है ना सेक्शन सब सेक्शंस में, तो इसीलिए इंडिया का जो लॉ है वो कोडिफाइड है, वो एक सेक्शन सब सेक्शन में प्रॉपरली बटा हुआ है। लेकिन वो बटा कब था, ये सबसे बड़ा सवाल है इसके अंदर। तो वो बटा कब था, वो ब्रिटिशर्स ने ही बांट दिया था अपने टाइम पर। ये जितने भी लॉ हैं इंडिया में जो अभी चल रहे हैं, उसमें से 90% लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स के दिए हुए हैं, जो हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। अब मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो इसके अंदर यही बता रहा है आपका क्रिमिनल लॉ कब बना था इंडिया के अंदर। अगर हम मीडिएवल की बात करें तो मीडिएवल के अंदर जितने भी राजा महाराजा होते थे उनका अपना एक तरीका होता था क्रिमिनल केसेस में डिसीजन देने का। मतलब उनके पास कोई रिटर्न लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, कोई सेक्शन सब सेक्शंस नहीं होते थे। वो अपनी जो विल पावर होती थी, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती थी, या जैसा उनके पूर्वज करते आए थे वो वैसे ही डिसीजन लिया करते थे उसी बेस पर। तो वो हार्ड एंड फास्ट और यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उसके अंदर, मतलब हर बार एक जगह डिसीजन आए ऐसा पॉसिबल नहीं था। कई बार डिसीजन चेंज भी होते थे, सेम क्राइम में अलग अलग सजा हो जाती थी। तो यहाँ पे जरूरत थी लॉ की यूनिफॉर्मिटी करने की, तो लॉ को जब यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई तो उसको कोडिफाइड किया गया लॉ को। और इंडिया के अंदर जस्टिस जो था उसको कोडिफाई करने का काम, this can be inferred from the different status including the constitution and the judicial procurement। यानी कि इंडिया के अंदर दो तरीके से लॉ का कोडिफिकेशन हुआ, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, जो जैसे आपका आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, या चार्टर आते थे उससे पहले, उनके थ्रू जो भी लॉ निकल के आया उसके बेसिस पर कोडिफाइड किया गया लॉ को। या जो केसेस थे, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी, जो केसेस को रिकॉर्ड करते थे, वो सिविलाइज सोसाइटी थी, उसके बीच में जो स्थितियाँ आती थी उनके बेस पर वो डिसीजन लेते थे। उन सब बेसिस पर लॉ का कोडिफिकेशन किया गया, यानी कि लॉ का बंटवारा किया गया। अगर हम आगे इसकी बात करें कोडिफिकेशन की, ये गलती से कुछ ज़्यादा नीचे चला गया। तो मोस्ट स्पेसिफिकली द एम इज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी इन द सोसाइटी बाय इंश्योरिंग द मैक्सिमम डिटेक्शन ऑफ द रिपोर्टेड क्राइम। इनका मतलब ये था कि इतनी कड़ी सजा दी जाए क्रिमिनल को ताकि सोसाइटी के अंदर से क्राइम को मिटाया जा सके, लोगों के अंदर डर बैठाया जा सके कि अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको कड़ी सजा मिलेगी। तो कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन विदाउट डिले अवॉर्डिंग द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट टू कन्विक्ट टू मीट द एंड ऑफ द जस्टिस एंड द प्रिवेंट द रीएक्टिविज्म। यानी कि यहाँ पर एक जो गुनहगार था उसके मन में डर बैठाना चाहते थे कि सजा ऐसी इतनी कड़ी हो, इतना हार्ड कानून हो, उसमें समय ना लगे, तुरंत जो है वो क्राइम के लिए सजा मिल सके।
अब पहली बात आ गई इसके अंदर, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान के ऊपर बेस्ड था। क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर इंक्लूडिंग द इंडियन पीनल कोड। आईपीसी जो है इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है ना, सीआरपीसी और आईपीसी सब चीज़ें इन्हीं से बनती है क्रिमिनल के अंदर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड, ये दोनों कोड लॉ को जब डिफाइड किया गया तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान दी गई, 7 शेड्यूल के अंदर कोडिफाइड किया गया था इंडिया में। तो ये देखा गया कि कोडिफिकेशन करते समय कि जो सीरियसनेस ऑफ द क्राइम है उसको मैटर करके जो सेक्शन सब सेक्शन का बंटवारा किया गया, ताकि जो सोसाइटी है उसको प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि उसको बचाया जा सके क्राइम से। क्राइम जो है बढ़ रहा है सोसाइटी में, उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे इवेल्युएशन किया गया क्रिमिनल जस्टिस का कि इंडिया के अंदर क्रिमिनल जस्टिस है कैसा। कब की बात हो रही है? एशियंट इंडिया की। एशियंट इंडिया से लेके आज तक, एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, यही तीन तीन समय रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एशियंट इंडिया की, तो आप किसकी बात कर रहे हो? एशियंट इंडिया में कौन लोग होते थे? सर मतलब वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला इंडिया हो गया ना, प्राचीन भारत। हाँ, प्राचीन भारत हो गया। उसमें कौन लोग होते थे जो जो सजा देते थे या जो काम करते थे ये सब? सर मतलब उसमें तो जैसे मुगल की सरकार हो गई, जो सुल्तान्स नहीं नहीं, वगैरह हो मुगल तो आपका मिडिएबल में है ना, मुगल एशियंट में थोड़ी ना। गए। एशियंट हिस्ट्री तो आपकी वो हो गई ना भगवान रामचंद्र से भी पहले की। यहाँ पे कॉन्सेप्ट धर्म फॉलो किया जाता था, धर्मा कॉन्सेप्ट था। उस धर्म के ऊपर बेस कर कर सभी डिसीजन को लिया जाता था। यानी कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का पालन कराने के लिए, मैंने बेसिक जो था इसका धर्म था। धर्म को बेस में लेके, सेंटर में लेके सब चीज़ों को यहाँ पे बनाया जाता था, सोचा जाता था। तो यहाँ पे रूल्स जो बनाए गए, कंडक्ट कैन बी ट्रेस ऑन द वेरियस मैनुअल दैट एक्सप्लेन इन द वैदिक स्कल्पचर। अगर हम अपने पुराने वैदिक स्कल्पचर्स को देखें, पुराण्स को देखें, स्मृति को देखें, तो उन स्मृतियों में और पुराणों में वैदिक सिस्टम किस तरह के था, वो क्रिमिनल को किस तरह की सजा देता था, वो सब लिखा हुआ है। यहाँ पे जो किंग होता था वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होता था। वो जब भी कोई डिसीजन देता था वो धर्म को साथ लेके देता था। यानी कि राजा के साथ उसके दरबार में कुछ पुजारियां होते थे, कुछ पुरोहित होते थे जो उसके डिसीजन में इन्वॉल्व होते थे। राजा की कोर्ट होती है ना पूरी, सेनापति और वो क्या क्या होता है वहाँ पे, पुरोहित, स्कॉलर्स, ये सब मिलकर उसकी राज दरबार में बैठते ना, मंत्री, महामंत्री। तो ये सब मिलकर डिसीजन देते थे किसी भी अगर चीज़ के ऊपर डिसीजन देना है। तो वो आपकी पुरानी जो किताबें हैं स्मृति, उसमें आपके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें सिविल की, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग की, तो यहाँ पर हमें समझने वाली ये चीज़ है कि सिविल और क्रिमिनल फ़र्क क्या है बेसिकली। सिविल जो होता है वो पैसे का डिस्प्यूट हो सकता है, आपका वेल्थ का डिस्प्यूट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल की, तो वो क्या, किस चीज़ का डिस्प्यूट है वो? भाई सर क्राइम क्राइम में का। क्या चीज़ आती है? सर हाँ, मर्डर क्राइम भी आ का। सकता है, डकैती भी आ चोरी सकती भी है। आ सकती है। हाँ, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब आता है क्राइम में। और अगर हम बात करें सिविल रॉन्ग की, तो वो पैसे से जुड़े हुए जो भी मैटर है, वेल्थ से जुड़े जो भी मैटर है, जमीन जायदाद से जुड़े हुए जो मैटर है वो आते हैं। अब हम बात करें मौर्यन टाइम की, तो मौर्यन का टाइम कौन सा है? मिडिवल इंडिया है, एशियंट इंडिया है या मॉडर्न इंडिया है? एंशंट। सर एशियंट इंडिया है मौर्य का टाइम भी। वैसे इसको ना मिडिवल इंडिया की शुरुआत भी कहते हैं कुछ लोग, कि यहाँ से मिडिवल इंडिया शुरू हो गया था मौर्यन के टाइम पे। तो मौर्यन के टाइम पे जो भी वो किया जाता था, न्याय किया जाता था, उसके अंदर डेथ पेनल्टी भी देते थे ये लोग। ट्रायल भी चलता था, पूरा पूरा ट्रायल चलता था। उसको कई कई दिन तक कोर्ट में आना पड़ता था राजा के, दोनों तरफ से लोग गवाहियाँ देते थे। तो यहाँ पर क्या था, एक सिस्टम बना रखा था इन्होंने, सिस्टम था पूरा, प्रॉपर ट्रायल चलता था, दोनों तरफ से सबूत सुने जाते थे, फिर राजा लास्ट में जाकर डिसीजन देता था मॉडर्न के टाइम पे। तो मॉडर्न के टाइम पे प्रॉपर कोर्ट आ चुकी थी, लेकिन मॉडर्न के टाइम से पहले वाली में कोर्ट नहीं होती थी, कोई ट्रायल नहीं चलता था। सिर्फ जो धार्मिक गुरु होते थे वो और जो राजा होता था वो मिलकर डिसीजन दे देते थे किसी भी घटना को सुनकर। लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों को मौका दिया जाता था सबूत पेश करने का मॉडर्न के टाइम पे। अब आ गया धर्मशास्त्र ऑफ मनु। मनु के बारे में आपने सुना है? मनु कौन है? मनुस्मृति जिसे कहते हैं। सर आई गेस मनुस्मृति में हमारे लॉज लिखे होते हैं। मनुस्मृति में सब कुछ लिखा हुआ है।
व्यक्ति के धर्म पालन लिखा हुआ है, जाति प्रथा के बारे में लिखा है। मनु के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो पुजारी है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसको समाज में पूजा करने का अधिकार है। और उसके नीचे की जो जाति है वो बनिया होगा, उसको व्यापार करने का अधिकार होगा। उसके नीचे क्षत्रिय होंगे जिनको युद्ध करना और देश की रक्षा करने का काम रहेगा। सबसे नीचे जाति शूद्र रहेगी। शूद्र जो है वो समाज से अलग रखा जाएगा, उसको कोई टच नहीं करेगा। मतलब ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उसके अलावा मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि राजा होगा तो उसके क्या कर्तव्य रहेंगे, ब्राह्मण है तो उसके क्या कर्तव्य हैं, शूद्र है तो उसका क्या काम रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेंगी उसकी, बनिए हैं वैश्य हैं तो उसकी क्या ड्यूटी है। ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। पूरे समाज के बारे में लिखा। महिला है, महिला को पर्दा में रहना चाहिए, महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं के ऊपर रोक टोक रहनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, विधवा होने पर उनके बाल काट देने चाहिए औरतों के, और उनको अलग कमरे में बैठ रखना चाहिए, उनको फैमिली के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ था। तो मनुस्मृति एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे पुराने समय में जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताता था। लेकिन आगे जाके इस स्मृति का बहुत ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई थी जो शायद सही नहीं थी। और ये लिखा था महर्षि मनु ने। महर्षि मनु के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसे देवताओं का पिता कहते हैं। कहते हैं सारे देवता जो है वो इनकी संतानें हैं, वो देवताओं के पिता हैं मनु। तो उन्होंने ये लिखा था जिसे मनुस्मृति का नाम दिया गया। इन्होंने जीवन जीने का मेथड बताया है अपनी किताब के अंदर। इन्होंने एक एक क्राइम की सजा भी लिखी है अपनी किताब में। कोई मर्डर करके आएगा तो उसको आप ये सजा दोगे, कोई चोरी करके आएगा तो आपको उसको ये सजा दोगे, कोई बलात्कार करके आएगा तो ये सजा दोगे। मतलब हर गुनाह के लिए इन्होंने सजा लिखी हुई है। इन्होंने एक तरह से कोडिफाइड किया है लॉ को। अब आ गया गुप्ता का टाइम। गुप्ता का कौन सा टाइम होता है? चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का टाइम नहीं, मौर्य अलग है, गुप्ता अलग है ना। गुप्ता के टाइम में क्या हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये कौन सा टाइम? मिडिवल इंडिया है, एशियंट इंडिया है या फिर मॉडर्न इंडिया है? सर मिडिवल है ये मिडिवल इंडिया है। इसके अंदर जो मौर्यन थे उन्होंने भी एक साम्राज्य चलाने का तरीका बताया। उनकी एक काउंसिल होती थी, यानी कि इन्होंने काउंसिल सिस्टम शुरू किया। यानी कि राजा अकेला कुछ भी नहीं, उसके साथ उसके मंत्री जो है वो मिलकर डिसीजन दिया करते थे। गुप्ता के टाइम पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब गुप्ता है ना, इनके टाइम पे जो इन्होंने एक फार्मूला दिया कि अकेला राजा किसी डिसीजन को नहीं देगा, उसके साथ धार्मिक गुरु भी रहेंगे, उसके साथ उसका मंत्री रहेगा, उसका दरबारी रहेगा, जो भी इसका पैनल था एक 5 लोगों का, वो मिलकर डिसीजन देता था। तो यहाँ पे एक सिस्टम था जुडिशल। अब जुडिशल डिसीजन कन्फर्म्ड आर लीगल टैक्स, सोशल यूजेस एंड एडिक्ट्स ऑफ द किंग वॉज प्रोहिबिटेड फॉर वायलेटिंग द डिसीजन। कोई भी राजा के डिसीजन को अगर वायलेट करता है, तोड़ता है, भंग करता है, तो उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। अब इंडियन क्रिमिनल जस्टिस ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम। अगर हम मिडिवल टाइम की बात करें, अब एशियन टाइम खत्म हो गया, अब आ गया मिडिवल टाइम। तो मिडिवल टाइम में क्रिमिनल जस्टिस क्या था, मतलब क्राइम की सज़ा कैसे दी जाती थी? इंडिया वॉज सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन बिगिनिंग इन द 8th century AD एंड एंडिंग इन द 15th century। तो मिडिवल टाइम में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, अलग अलग तरीके से कानूनों का निर्माण हुआ, कानून इसमें बना देश के अंदर। और वो 8वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का टाइम है। फॉलोड अ क्रिमिनल लॉ क्लासिफाइड ऑल ऑफेंसेस ऑन अ बेसिक ऑफ द पेनल्टी विच ईच मेरिटेड इंक्लूडिंग द रिटेलेशन ब्लड फॉर ब्लड, स्पेसिफिक पेनल्टीज फॉर द थेफ्ट एंड द रॉबरीज एंड डिस्क्रिमिनेशन पेनल्टी। यानी कि इन थ्योरी का आधार क्या था? खून के बदले में खून। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको मर्डर की सज़ा क्या मिलेगी? फांसी। खून किया है तो खून कर दो उसका। चोरी की है तो उसके हाथ काट दो। ये सज़ा थी मिडिवल इंडिया में। यानी कि पेनल्टी इतनी टाइट थी कि लोगों को डर लगता था वो क्राइम करते हुए। ठीक है, अगला है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द प्रेजेंट फॉर्म। और आज के टाइम पर, तो आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो CRPC और एक आपका IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर, और एक आपका इंडियन पीनल कोड। ये दोनों चीज़ जो है वो क्रिमिनल के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। दोनों कॉडिफाइड लॉ हैं, इसके अंदर सेक्शन सब सेक्शन के अंदर बंटवारा हो रखा है। एक एक चीज़ के लिए डिफाइंड है कि आपको कितनी सज़ा मिलेगी, या क्या मतलब आपने इस नेचर का क्राइम किया है तो आपको फांसी की सज़ा मिलेगी, आपने ये किया है, आपने मर्डर किया है लेकिन विदाउट इंटेंशन मर्डर हो गया, आप उसको मारना नहीं चाहते थे लेकिन आपने अपने को बचाते बचाते सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तो वहाँ पे आपके पास मर्डर का केस नहीं चलेगा, आपके ऊपर केस चलेगा
कल्पेबल होमिसाइड का केस चलेगा। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि आपने विदाउट इंटेंशन किसी को मार दिया है, आपका इरादा नहीं था मारने का। अब मारने में भी दो चीज़ें आ जाती है यहाँ पे, नॉलेज के साथ मारा है या विदाउट नॉलेज मारा है। नॉलेज के साथ मतलब है कि आपने उसके पेट में छुरा मारा, तो आपको पता था कि अगर पेट में हम छुरा मारेंगे तो वो मर जाएगा, तो आपको नॉलेज थी कि पेट में मारने से मरता है आदमी, लेकिन आपने विदाउट नॉलेज, आपको झगड़ा हो गया दोस्त से, आपने क्रिकेट का बैट उठाया उसके सर पे मार दिया, तो सर पे मारते ही वो मर गया बेचारा बच्चा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर बहुत तेज था मारने का, इसकी वजह से वो मर गया। लेकिन आपको नॉलेज थोड़ा थी कि सर पे मारूंगा तो ये मर जाएगा, तो वहाँ पे आपने मर्डर तो किया लेकिन विदाउट नॉलेज कर दिया। अब आपने मर्डर विदाउट नॉलेज कर दिया तो आपके खिलाफ मर्डर का केस नहीं चलेगा, आपके खिलाफ केस चलेगा कल्पेबल होमिसाइड का। तो ये कंफ्यूजिंग बहुत सारी है आईपीसी में, लेकिन आईपीसी के अंदर क्लियर डिफाइंड है हर चीज। बोलो। कल्पेबल होमिसाइड में वो कैपिटल पनिशमेंट मिलती है क्या? कल्पेबल होमिसाइड में दो सजा है। अगर आपने मर्डर किया लेकिन विदाउट इंटेंशन करा तो आपको मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट मिल सकती है 10 साल। लेकिन अपने नॉलेज है, आपको आपने नॉलेज के साथ किसी का मर्डर कर दिया, नॉलेज है कि अगर पेट में छुरा मारोगे तो ये मरेगा ही मरेगा, फिर भी आपने उसको मारा, तो आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी लेकिन आपने नॉलेज के साथ उसको मारा है, तो वहाँ पर आपको 15 साल की कैद मिलेगी। कैपिटल पनिशमेंट जब मिलेगी जब इंटेंशन आपकी हो। जब आप मर्डर करते हो, मर्डर में मिलती है ना कैपिटल पनिशमेंट, तो कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर नहीं होता, लेकिन वो मर्डर जैसी चीज़ ही है। मतलब बंदा सामने वाला मर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी दुश्मनी थी, 20 से झगड़ा हो गया, आपने उसको पिटवा दिया या खुद पीटा और इतना मारा कि बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया, मर गया। तो यहाँ पे आप पीटने गए थे, उसको मारने नहीं गए थे, लेकिन वो मर गया इसलिए क्योंकि कमज़ोर था, वो उतनी मार सह नहीं पाया। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन फिर भी व्यक्ति मारा, तो यहाँ पे मर्डर का केस नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा कल्पेबल होमिसाइड। चलो, ये तो अभी आप आईपीसी पढ़ोगे जब आगे तब समझ में आएगा आपको। अभी आपने आईपीसी शुरू नहीं किया है, इसलिए अभी इतना टेक्निकल आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिंपल सा इसको लर्न कर लो। क्रिमिनल की क्या हिस्ट्री है, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि क्रिमिनल लॉ इंडिया में कैसे आया और कब आया। इट वॉज डेवलप इन द लाइन ऑफ द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। पहली बार अंग्रेज लेके आए थे आईपीसी को और सीआरपीसी को, इंडिया लाने वाले अंग्रेज थे। उन्होंने एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया, उन्होंने आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड, और दोनों आज तक चल रहे हैं। एज इट इज उनका बनाया हुआ 80% लॉ उन्हीं का चल रहा है, आईपीसी भी और सीआरपीसी भी। कुछ चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन जरूरत पड़ी तब, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं किया था, एज इट इज अडॉप्ट कर लिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब। अगला है, इट वॉज एन एफर्ट टू पुश द रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी कि इनका एक कोशिश थी कि आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडर्न इंडिया के अंदर, कि उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको ठीक किया जाए। इन 2000, अभी सन 2000 की बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पीनल हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस केरला के जो चीफ जस्टिस थे उनको अपॉइंट किया केरला कर्नाटका के जस्टिस V.S. मालीमठ टू सजेक्ट एन ओवरऑल सेंचुरी ओल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि 100 साल पुराना जो इंडिया का कानून है आईपीसी, उसके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं। इन्होंने इस कमेटी को अपॉइंट किया था। इस कमेटी ने अपने काफ़ी सजेशंस दिए थे, उसमें से काफ़ी सजेशन अडॉप्ट कर चुके हैं और काफ़ी अभी भी अडॉप्ट नहीं किए। तो 2003 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने 158 रिकमेंडेशन दी थी जो चेंज होनी चाहिए अभी आईपीसी और सीआरपीसी में, लेकिन इनकी सारी सजेशन को भी अपनाया नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी मैक्सिमम चीज़ों को अपना लिया है। द कमिटी ओपन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, weight in the favor of the accused, did not adequately focus on the justice of the victim of the crime। इन्होंने कहा था कि जो विक्टिम है उसकी बात को भी सुनना जरूरी है, कि उसने किस कंडीशन में आके मर्डर किया है या गुनाह किया है। अगर आप नहीं सुनोगे तो यहाँ पे आपका जो जजमेंट है, आपका जो न्याय है, वो अधूरा रह जाता है। What was the need of for reforms? अब रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, यानी कि सिविल क्रिमिनल में, क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है, सिस्टम ऑफ डिलीवरी हैज सम एक्सटेंड बिकम लेस इफेक्टिव टू सर्व इट्स डिजायर पर्पस बेस्ड ऑन द लॉज फ्रेम सेंचुरीज बैक। इन्होंने कहा था कि जो बहुत पुराना हमारा कई 100 सदियों से जो लॉ चला आ रहा है, इसको चेंज करके इंडिया को 100 साल पुराने कानून को चेंज करना चाहिए, और अब इसमें कुछ चेंजेस होने की जरूरत भी है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी विद द ह्यूज पेंडेंसी ओवर स्ट्रेचिंग डिलीवरी ऑफ द जस्टिस ड्यू टू डिले।
इन्होंने बोला कि आज कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि जब तक न्याय मिलता है तब तक वो लेट हो चुका होता है। तो इसलिए न्याय टाइम से मिले तभी उसको न्याय कह सकते हैं। अगर देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता, वो एक अन्याय ही होता है। द टाइम टेकन टू डिलीवर द जस्टिस and the delays of cost has some extent not served the purpose of checking the criminal offense or repetition of offense। criminal offense या repetition of offense जो होता है वो, उससे अच्छा है कि आप टाइम से डिसीजन दे दो, अदरवाइज आपका जो डिसीजन है वो लेने का कोई फायदा नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर आपके कोऑर्डिनेशन की कमी है, अ ह्यूज चंक ऑफ अंडर द ट्रायल trial languish in the jail, which is why their crime is to be established and tried in the court of law। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जेलों में कैदियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ट्रायल चल रहे हैं उनके ऊपर। तो ट्रायल के अंदर ही आपने 10 साल उसको जेल में बंद रख लिया है, 5 साल तक तो ट्रायल ही चलता रहा क्रिमिनल के ऊपर, उसके बाद उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हो गई, तो 5 साल वो पहले जेल में काट चुका है और 5 साल और काट लेगा वो, तो उसकी सज़ा पूरी हो जाती है। तो यानी कि बिना गुनाह साबित हुए भी एक क्रिमिनल को आप जेल में डाल के रखते हो, और 1-2 साल या 1-2 महीने नहीं, कई कई सालों तक वो बेचारे जेल में ही पड़े रहते हैं, उनके ऊपर ट्रायल ही चलता रहता है। With the emergence of the technology and increasingly complex nature of the offense, the existing law have failed to address the offense and ensure the justice to affected party। यानी कि आज का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इतना बेकार हो चुका है कि जिसने सच में गुनाह किया है उसको सजा होने में इतना टाइम लग जाता है कि शायद उसकी सजा से समाज को मैसेज नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्रिमिनल है जिसने मर्डर किया, उसको मर्डर प्रूव करने में ही 4-5 साल लग जाते हैं, जबकि वो सामने से मर्डर करा है, वो सबको पता भी है, लेकिन फिर भी उसको प्रूव करेगा कोर्ट, पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करेगा। तो 4-5 साल बाद जब वो डिसीजन आता है तो उसकी समाज में इतनी मतलब बढ़िया मैसेज जाता है। लेकिन अगर यही काम तुरंत हो जाए, जैसे क्राइम किया वैसे सज़ा मिल जाए, यानी कि आज उसने मर्डर किया, कल उसको पकड़ा, परसों उसको फांसी पे चढ़ा दिया, तो इससे समाज को ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा और समाज के अंदर कानून का डर बनेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, बोला साइबर क्राइम कॉल फॉर अपडेटेड प्रोविजन स्लीपिंग इन माइंड एंड एमर्जिंग द टेक्नोलॉजीज एंड देयर पॉसिबल इशू टू कमिट ऑफेंस। यानी कि साइबर क्राइम क्या होता है, जैसे आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा है ना, यहाँ पे आप क्या करते हो, इमीडिएट आप उसकी कंप्लेंट कर देते हो, जो भी आपको परेशान कर रहा है फ़ोन से, फ़ोटो से, मैसेज से, किसी भी चीज़ से, तो तुरंत उसके खिलाफ केस बन जाता है और वो केस जो है साइबर पुलिस के पास चला जाता है। नीड टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन पब्लिक ऑन द सिस्टम ऑफ जस्टिस। लोगों को आपको न्याय में भरोसा दिलाना जरूरी है। आजकल लोगों का कोर्ट पे से विश्वास उठ गया है, तो ये इसका रीज़न ये है कि जो डिसीजन होता है वो डिले आता है, लेट डिसीजन आता है। नेचर ऑफ ऑफेंस डिमांड द सेग्रेशन ऑफ द डोमेन एंड स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन की कमी है, ऐसे लोग ही नहीं है आपके पास जो इन्वेस्टिगेट कर सके, जो ठीक से उस चीज़ों को निकाल सकें। अब कंक्लूजन, इसकी कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो इंडिया का क्रिमिनल सिस्टम है उसको कॉडिफाइड तो कर दिया है, आईपीसी और सीआरपीसी में आपने बांट दिया है, लेकिन अभी वो सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स के टाइम का चला आ रहा है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो आज की प्रेजेंट इंडिपेंडेंट इंडियन सोसाइटी है और जो पहले थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसमें बहुत सारा फ़र्क आ चुका है। तो इसी वजह से इसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट होना चाहिए और साथ में कानून में जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो इनको तुरंत करने चाहिए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बना, ये तो आप पढ़ ही रहे हो ना अभी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये आपका हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के अंदर ये पूछ रहा है कब आया ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और क्यों आया था, क्या रीज़न था इसका आने के पीछे। बताओ इसको। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्यों लॉन्च हुआ था, क्या रीजन था, अंग्रेज सरकार क्यों लेके आई थी इसको। अंग्रेजों का काम क्या था बेसिकली इंडिया में, क्या करने आए थे अंग्रेज इंडिया? ट्रेड करने आए थे सर। ट्रेडिंग करने आए थे। और जब हम ट्रेडिंग करते तो कौन सा डिस्प्यूट आता है, क्रिमिनल या सिविल? डिस्प्यूट आएंगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग करें, पैसे से जुड़े डिस्प्यूट तो आएंगे, या गुड्स से जुड़ा डिस्प्यूट आएगा कि गुड्स डिलीवर नहीं हुआ, पैसा चला गया, तो इसे सिविल केस कहता है, क्रिमिनल तो कह नहीं सकते इसको, क्योंकि इसमें हत्या मर्डर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा ना।
तो यानी कि सिविल केस आएगा। अब अंग्रेज लोग इसलिए परेशान थे कि इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर लॉ था ही नहीं इसके लिए। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था कि दो व्यक्तियों ने, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने शुरू में आपको बताया, दो व्यक्ति जब प्रोमिस का गिव एंड टेक करते हैं, प्रॉमिस देते हैं या प्रॉमिस लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोमिस जा रहे आ रहे हैं ना, तो उन प्रोमिस को अगर एक व्यक्ति ने पूरा कर दिया, एक पार्टी ने फॉलो किया, और एक पार्टी ने फॉलो नहीं किया, उसने प्रोमिस तोड़ दिए, तो इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से दोबारा से आप इन प्रोमिस को बना सको, यानी कि सजा दे सको सामने वाले को कि भाई तू अपना प्रॉमिस पूरा कर वरना तेरे खिलाफ केस चलेगा, तो अगर प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा तो ऐसा लॉ कोई था नहीं, इसकी जरूरत थी इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से 1872 में जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश क्वीन थी, उसने लॉ पास करके इंडिया भेजा था, जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। इसमें दो लॉ और जुड़े हुए थे उस समय पर, एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट, जो बाद में अलग हो गए, इसमें से अलग निकल गए और वो सेपरेट लॉ बन गए। अब ये अलग जब निकले थे तो ये इंडिपेंडेंट के टाइम पे नहीं निकले, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग हो गए थे, यानी कि इस लॉ के लागू होने के 8-10 साल बाद दोनों लॉ इसमें से अलग कर दिए। बोला गया कि ये सेपरेट लॉ है, सेल ऑफ गुड्स लॉ और पार्टनरशिप एक्ट, जो इसमें जोड़ के नहीं चल सकते, इसलिए हम इनको अलग से लॉ बना रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वही सब डेफिनेशन लिखी हुई है, आपका एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, कब वो नहीं होता। ये सब चीज़ें आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने लिख दिया, आप उसको खुद ही पढ़ लेना, और भी बड़ा कर सकते हो आप चाहो तो इसको। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के बारे में किसने सुना है, आपने क्या सुना है इस एक्ट के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में क्या सुना है आपने? सर 19 अंग्रेज जब, हाँ 1947, 1947 में तो हमारा देश आजाद हो गया था ना, अंग्रेज चले गए थे। तो वो जाने के लिए भी ऐसा ना चले जाएंगे कि अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चले गए। भाई उन्होंने इंडिया में कब्जा कर रखा था ना, इंडिया में राज चला रहे थे वो। यस सर। तो वो एक एक्ट पास करके गए थे, कानून बना के गए थे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया का आज़ादी का बिल दे के गए थे हमें कि आज से आप आज़ाद हो। समझ रहे हो ना बात को, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा ना हो गई कि वो घूमने थोड़ा आए थे कि अपना सूटकेस उठाया और जी मैं जा रहा हूँ, मैं रहूँगा नहीं यहाँ पे, तो ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो छोड़ के जाने के लिए प्रॉपर चीज़ चाहिए। जैसे आप दो राजा है, एक राजा दूसरे राजा को लड़ाई में हराता है, फिर उसके राज्य पे कब्जा कर लेता है ना बाद में, लेकिन पहले तो वो हराएगा ना उसको। तो यहाँ पे इंडियंस ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के साथ आज़ादी का संग्राम लड़ा, उसके बाद वो संग्राम जीत गए, जीतने के बाद उन्होंने कहा हमें फ्री कर दो, तो इन्होंने बोला ठीक है हम आपको फ्री कर रहे हैं, क्योंकि ये भी परेशान हो चुके थे अंग्रेज इनसे कि ये बार बार कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हमारे खिलाफ। तो इन्होंने कहा हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ाद करने के लिए भी तो बिल लाना पड़ेगा, ऐसे कैसे आज़ाद कर देंगे, ये थोड़ा ना आपको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, आप तो लड़ा लोगे। कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका, ये कौन डिसाइड करेगा, हम ही तो डिसाइड करेंगे जाते जाते। तो वो जाते जाते हर चीज़ डिसाइड कर गए थे। इसे कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसका जो बैकग्राउंड है, जो मैंने लिखा है ना इंडियन इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर वो सारे विवाद है जो आपने सुने होंगे। सबसे पहले अंग्रेज एक प्लान लेके आए, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आपके जितनी भी स्टेट हैं, हमारे पास जैसे आज 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि 34 स्टेट्स हैं। उस समय पाकिस्तान भी हमारे अंदर ही था ना, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट भी हमारे अंदर ही था, इंडिया में ही था। तो ये कह रहे थे कि हम सबको अलग अलग आज़ाद कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जिसकी मर्जी हो वो अपना देश अलग बना ले, या आप सब मिलके भारत और पाकिस्तान बना लो, या मत बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो इस चीज़ को नेहरू जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने मानने से मना कर दिया था। नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक भारतवर्ष चाहिए, लेकिन जिन्ना ने बोला हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए, जो हमारी इस्लामिक कंट्री होगा, जो धर्म के नाम पे देश होगा, मुस्लिम देश होगा। तो दोनों ने अपनी अपनी मांगे रख दी। अच्छा, दो ही बड़े लीडर थे उस समय, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इंडियन कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो लीड कर रहे थे। महात्मा गांधी समझौते में थे लेकिन पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, वो नहीं थे इनके साथ। यहाँ पे दो ही लीडर थे जो ब्रिटिशर्स के साथ सेटलमेंट कर रहे थे इसको लेकर, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक थे आपके कांग्रेस के लीडर, ये क्या नाम है, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो लास्ट इंडिया के वार सराय थे,
यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। तो माउंट बेटन एक पॉलिसी लेके आए सबसे पहले, उसे कहते हैं डिकल बर्ड प्लान। डिकल बर्ड प्लान का मतलब ये है कि हम सबको अलग अलग आज़ाद कर देते हैं, आपके जो मर्जी पाकिस्तान बना लो चाहे इंडिया बना लो, आपकी मर्जी है, हम सबको अलग अलग आज़ाद कर रहे हैं। यानी कि इंडिया के अंदर जो उस समय 30 40 50 जो राजा थे, वो सब राजाओं को आज़ाद करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि हम सब राजाओं को आज़ाद कर देंगे, उन राजाओं की मर्जी है, वो राजा चाहे तो इंडिपेंडेंट चलाए, चाहे इंडिया में चले जाए चाहे पाकिस्तान में चले जाए। लेकिन इस प्लान को नेहरू जी और जिन्ना ने दोनों ने मानने से मना कर दिया। दोनों ने बोला नहीं, हमें आप सेपरेट नेशंस दे के जाओगे और हम, मतलब आप एक लकीर खुद ही खींच के जाओगे, हम नहीं उस लकीर को खींचेंगे। आपको खुद को बता के जाना पड़ेगा कौन सा एरिया पाकिस्तान है और कौन सा एरिया हिंदुस्तान है। अब अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बंटवारा कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडिया के अंदर जो हिंदू मुस्लिम आबादी थी लेकिन मिक्स रहती थी, मतलब कोई ऐसा सेपरेट जगह नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हो। जब इन्होंने सर्वे करवाया ब्रिटिशर्स ने, तो ये पता लगा जैसे आपका लाहौर है, रांची और ये कराची है, इस्लामाबाद है, इस तरफ को पाकिस्तान की तरफ को मतलब मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते हैं। और बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तानी था, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उसके अलावा जो इंडिया का और रीजन है, नॉर्थन इंडिया, दिल्ली वगैरह हो गया, आपका केरला हो गया, साउथ इंडिया हो गया, यहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है। इसके अलावा एक स्टेट थी हैदराबाद, हैदराबाद में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा कि एक बिल लेके आए कि ईस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान, दो पाकिस्तान रहेंगे, और साथ में हैदराबाद है वो भी पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे नेहरू जी को प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपने पहले तो हमारे सर की तरफ दोनों तरफ पाकिस्तान बैठा दिया, उसके बाद अब हमारे हार्ट में, हमारे दिल में भी आप पाकिस्तान बैठा रहे हो। तो इसका अपोज कर दिया इन्होंने, बोला कि ऐसे तो हम अपना देश चला ही नहीं पाएंगे ना भाई, हैदराबाद तो हमारे बीचों बीच है, आप कैसे उसको मुस्लिम कंट्री घोषित कर दोगे। क्योंकि हैदराबाद का जो नवाब था वो मुस्लिम था, लेकिन हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर हिंदू थी, यानी कि उसमें 60% लोग हिंदू थे और 40% जो थे मुस्लिम होंगे। तो यहाँ पर ये फैसला हुआ बाद में कि हैदराबाद जो है उसको हम इंडिपेंडेंट दे देते हैं अलग से, कि वो किसी में भी शामिल हो जाए, पाकिस्तान के साथ चाहे इंडिया के साथ। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस प्लान को मानने से मना कर दिया। लेकिन बाद में जब इनके साथ काफ़ी लंबी बैठक हुई, 2 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो उसके अंदर यही फैसला हुआ कि ठीक है हम लोग ये मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हैदराबाद के नवाब के ऊपर छोड़ दिया गया डिसीजन कि वो किस में जाएगा। तो बाद में जब देश आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो हैदराबाद के नवाब ने डिसीजन ले लिया कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा। उसने बोला कि वो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो पाकिस्तान में चला जाता है तो इंडिया का जो हार्ट है बीच में, उसके अंदर पाकिस्तान का इंटरफेयर बढ़ जाएगा। यानी कि पाकिस्तान आएगा कैसे वहाँ था हैदराबाद, इंडिया को ही क्रॉस करके आएगा, इंडिया को रास्ता देना पड़ेगा उसको प्रॉपर, तो इसके उनकी सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के नवाब को रातों रात आर्मी भेजकर, इंडियन आर्मी भेजकर उसको हटा दिया और कब्जा कर लिया हैदराबाद के ऊपर पूरा। और ये पॉलिसी पास करवा दी, वहाँ बिल पास करवा दिया कि पब्लिक जो है वो इंडिया के साथ आना चाहती है, नवाब जो है वो ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। यही सेम इंसिडेंट हुआ कश्मीर के साथ। कश्मीर का जो राजा था जय सिंह, वो था हिंदू, लेकिन कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो 60% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, कुछ परसेंट ही हिंदू थे वहाँ पे। लेकिन जो राजा था ना, वो लास्ट तक ये बोलता रहा कि मैं इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता हूँ, क्योंकि हैदराबाद तरह उसको भी अंग्रेजों ने ये बोल दिया था कि आप चाहे तो इंडिया में चले जाओ, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, या अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट रखो। तो वो कहता था मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, मुझे ना इंडिया में जाना ना पाकिस्तान में जाना है। लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के टच में थे, तो जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिमों को भड़का दिया वहाँ पर, बोला कि आप पाकिस्तान में आ जाओगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप भी मुस्लिम। हमारे क्या किया, इंडिया को मुस्लिम कल्चर के और हम भी मुस्लिम कल्चर के मांगी कि मैं जो है कश्मीर का विलय करता हूँ हिंदुस्तान के अंदर और मुझे आके बचा लो। जैसे वो लेटर पहुँचा पीएमओ तक, वैसे तुरंत नेहरू जी ने अपनी आर्मी भेज दी। जो पाकिस्तान जहाँ तक अंदर घुस गया था उसे एलओसी कहते हैं उस हिस्से को, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और जहाँ पर इंडियन फोर्स ने उसको रोक दिया कि कश्मीर हमारा है, अब आप लोगे नहीं इसको, तो वहाँ पर वो एलओसी बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल।
तो इसीलिए आज भी वो डिस्प्यूटेड लैंड है कश्मीर का। उस पर डिस्प्यूट इसी वजह से कि पाकिस्तान आज भी कहता है कि वहाँ की आवाम जो थी पब्लिक थी, क्योंकि हैदराबाद में आपने यही तो किया था, आवाम के वोट से बोला कि हिंदुस्तान में जाना चाहती है, जबकि राजा चाहता था पाकिस्तान। लेकिन आपने बोला आवाम चाहती है, आवाम चाहती है क्या कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेगी। तो कश्मीर की भी तो आवाम यही चाहती है कि वो पाकिस्तान के साथ रहेगी। तो आपने वहाँ पे आवाम का फैसला क्यों नहीं माना, जनता का फैसला क्यों नहीं माना। तो ये डिस्प्यूट बन गया, आज तक वो डिस्प्यूट चला ही आ रहा है। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए फिर नेहरू जी एक आर्टिकल लेके आए थे, आर्टिकल 370। उस 370 में उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी ना तो कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, ना कश्मीर में बिजनेस कर सकता है। कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीरी ही बिजनेस करेगा, कश्मीर दुकान खोलेगा, कोई शॉप भी नहीं खोल सकता है बाहर वाला जाकर वहाँ पर। और उनके लिए सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रल रहेगा, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कश्मीर का अलग झंडा होगा। ये सब नेहरू जी ने इसलिए दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं नेहरू जी को ये पता था कि जो पब्लिक है वो इंटरनली पाकिस्तान के साथ है। और बाद में तो फिर ये जो आपने सुना है कश्मीरी पंडितों वाला, ये तो बहुत बाद में जाके हुआ था। ये हुआ था आपका करीबन कोई 97 के आसपास हुआ है ये कश्मीरी पंडित वाला इंसिडेंट जो हुआ है। यानी कि देश आज़ाद हुआ 47 में, 50 साल बाद ये कश्मीरी पंडित वाला बवाल पैदा हुआ। फिर वहाँ पे हिंदू मुस्लिमों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कश्मीरियों को वहाँ से भगाने लगे, मार पीट कर उनके घरों को जलाने लगे। ये सब इंसिडेंट बाद में हुआ। ये हुआ था इस रीजन से कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसी थी इस तरीके की कि वो जहाँ जो कश्मीर के अलगाववादी नेता थे उनको ये लोग पेंशन देते थे, और वो पेंशन इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों की ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहे थे इस नाम पर। यानी कि वो क्या करते थे, इंडिया के में रहकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। यानी कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान के साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया था उन्होंने। उनकी सोच पाकिस्तानी थी और आज भी अलगाववादी नेता है, लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने एक तो इनकी पेंशन बंद कर दी, इनके जो अधिकार थे घर गाड़ी मकान सब दे रखा था वो वापस ले लिए गवर्नमेंट ने। आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया। अब ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जाके कश्मीर में रह सकता है, अपना घर बना सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो पहले क्या होता था कि बाकी लोग तो जा नहीं पा रहे थे कश्मीर, और सिर्फ कश्मीरी कश्मीर के अंदर थे। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा माहौल बन गया था कि वहाँ पे रोज़ आए दिन मर्डर हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन आज भी हो रहा है, लेकिन उतनी सीरियसनेस नहीं है जितनी पहले थी। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो कश्मीरी आतंकवादी हैं वो जो बाकी जगह से लोग जो उधर जाके रह रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे आया था ना, एक बैंक वाले को मार दिया, बैंक में घुस के उसके मैनेजर को गोली मार दी, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया का था, बिहार से वहाँ अपॉइंटमेंट हो रखा था। उसी तरह से पीछे सुनने में आया था कि जो नाई की दुकान थी वहाँ पे कोई नॉर्थ इंडियन था जो वहाँ पे काम कर रहा था, वो कश्मीरी नहीं था, तो उसको उन्होंने मार दिया उसी की दुकान में घुस के। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। पहले आर्मी मैन मारते थे उनको, कश्मीरियों को, और कश्मीरी मारते थे आर्मी को। लेकिन अब सिविलियन भी मरने लगे हैं इस वॉर के अंदर। तो ये बैकग्राउंड था जो मैंने आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश की थी। इस बैकग्राउंड को जरूर पढ़ लेना आप। इस ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें इस बैकग्राउंड में लिखी हुई हैं। पंजाब के अंदर विवाद है, आपको पता है पंजाब के अंदर क्यों विवाद बना? पंजाब और बंगाल में क्या विवाद है? पंजाब और बंगाल में आज भी चल रहा है ना, खालिस्तान के नाम से जो चलता है पंजाब में, वो क्या चीज़ है? सर पंजाब के लोग चाहते हैं कि मतलब कि हम पंजाब को एक अलग बना दे, अलग देश। हाँ, तो वो पैदा कहाँ से हुआ? वो वायरस आया कहाँ से? वो वायरस भी अंग्रेज छोड़ गए थे। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वायरस अंग्रेज छोड़ गए ना। अगर अंग्रेज चाहते तो कश्मीर और ये जो हैदराबाद था इसका वायरस छोड़ के नहीं जाते ना, ख़त्म करके जाते, सीधा मिला के चले जाते। लेकिन उन्होंने वायरस छोड़ के गए। वो वायरस से छोड़ गए थे कि ये लोग लड़ते रहें, कभी तरक्की ना कर पाए। लेकिन हैदराबाद को तो इंडिया ने जल्दी कंट्रोल कर लिया, लेकिन पाक जो कश्मीर है उसको तो आज तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए। आज तक वो झगड़ा चल ही रहा है। इसी तरह से उन्होंने एक वायरस पंजाब में भी छोड़ दिया था। पंजाब के अंदर दो तरह की कम्युनिटी मेन है, एक मुस्लिम पंजाबी और एक हिंदू पंजाबी। जो मुस्लिम एरिया था पंजाब का वो तो मिला दिया उन्होंने पाकिस्तान में, सिंध जिसको कहते हैं, वो सिंध जो था वो पंजाब का ही पार्ट है, वो मिला दिया उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में। लेकिन पंजाब को यहाँ छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो पंजाब के अधिकतर गुरुद्वारे थे जो इनके गुरु नानक देव साहिब से या गुरु गोविंद सिंह से जुड़े हुए थे, वो सारे चले गए पाकिस्तान में। अब इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनको अगर अपने मतलब तीर्थ यात्रा के लिए जाना होता तो लाइसेंस वीज़ा लेना पड़ता था पाकिस्तान से, तभी ये जा पाते थे। आपको पता है गुरुद्वारा जो सबसे बड़ा है ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान के अंदर है। ननकाना साहिब वो गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने पहली बार अपने गुरु होने का प्रमाण दिया था।
यानी कि वो एक पहाड़ पर बैठ के अपने शिष्यों को कथा सुना रहे थे। उनके पीछे से पहाड़ पे से एक पत्थर गिरता हुआ आता है। तो गुरु नानक देव के शिष्य जो होते हैं डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा पत्थर आ रहा है तो गुरु नानक जी के ऊपर गिरेगा और हमें भी मार देगा। तो वो चिल्ला के कहते हैं कथा के बीच में, गुरु जी पीछे से पत्थर आ रहा है, हट जाइए वरना वो आपको भी मारेगा और हमें भी खत्म कर देगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब गुरु तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की कोई भय की कोई मतलब डरना नहीं चाहिए, भय नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो वो इशारा करते हैं सिर्फ हाथ का उस पत्थर की तरफ। तो वो पत्थर आके गुरु नानक देव के सर पर लटक जाता है, यानी गिरता नहीं, हवा में रुक जाता है। वो पत्थर आज भी ऐसी हवा में लटका हुआ है। वो ननकाना साहिब एक पिलग्रिमेज है, सरदारों का एक तीर्थ यात्रा का स्थल है, वहां पर है। उस पे आज भी गुरु नानक देव जी के हाथ के पंजे के निशान है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे छूट गई हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे उनको जहाँ पे मारा था उसने, जो राजा था, जो बच्चों का दिखाते हैं ना, कथा आती है, कहानी शहीद आजम। तो उसमें जो उनके जो बच्चे हैं दोनों, उनको जो फांसी की सजा दी थी या मौत की दीवार में जो चिनवा दिया था, वो दीवार भी आज पाकिस्तान में, वो भी गुरुद्वारा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ चली गई। तो ये चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा हिस्सा पंजाब से ले लें, और नहीं सॉरी पूरा पंजाब ले लें, और थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान से ले लें और अपना एक नया देश बना दें जिसका नाम रखें खालिस्तान। तो इसके लिए इन्होंने मतलब एक तरह से फ्रीडम फाइट करनी शुरू कर दी थी। और ये वायरस को पनपाने के लिए पीछे से पाकिस्तान का हाथ था, वो फंड दे रहा था, इनको पैसा दे रहा था, ताकि जो इंडिया के अंदर जो है शांति ना बनी रहे और ये सब चलता रहे। इसकी वजह से एक बार आपने सुना होगा पंजाब में इतना बड़ा आतंकवाद हो गया था कि घर घर के अंदर जो है ना आतंकवादी पैदा हो गए थे, खुलेआम लोगों को मार रहे थे। पंजाब के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि नॉन पंजाबी कोई भी अगर वहाँ चला जाता था उसको मौत मार देते थे, खुलेआम गोली मार देते थे। तो इनका सबसे बड़ा जो सरदार था खालिस्तान का वो था भिंडरेवाला। भिंडरेवाला का नाम सुना है आपने? खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का हेड है। तो भिंडरेवाला को इंदिरा गांधी ने मरवाया था, अगर आपको पता हो तो। सर ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर मरवाया था इंदिरा गांधी ने। और उस वजह से इंदिरा गांधी को सरदारों ने मार दिया था 1984 में जो सिख दंगे हुए थे। उसकी रीज़न यही था कि इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला ना पुलिस और आर्मी दोनों लगा दी उसके पीछे। सर वो भी गोल्डन टेम्पल के अंदर। हाँ, वो भागते भागते गोल्डन टेम्पल में चला गया। अच्छा, भिंडरेवाला जो था वो धार्मिक गुरु था, मतलब वो ऐसा ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो प्रीच करता था, वो शिक्षा देता था, वो धार्मिक गुरु था जिसे हम लोग गुरु कहते हैं। वो गद्दी पे था, अकाल तख्त की गद्दी पे था, मतलब गद्दी गुरु था वो अकाल तख्त का। अकाल तख्त मतलब अमृतसर गुरुद्वारे का गुरु था। तो वो जाके गुरुद्वारे में घुस गया और अकाल तख्त यानी कि अपनी गद्दी पे बैठ गया जाके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गुरुद्वारे के अंदर वेपन्स लेके जाना अलाउड नहीं होता, मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में वेपन्स अलाउड नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला कि भाई भिंडरेवाला तो छुप गया है जाके गुरुद्वारे में, अमृतसर गुरुद्वारा साहिब में, लेकिन अगर हम उसको मारने जाते हैं तो ये हमारा पंजाबी जो है सारे नाराज हो जाएंगे, सिख हमसे कम्युनिटी नाराज हो जाएगी और हो सकता है हाँ हमारी पूरी फोर्स के ऊपर जो है पंजाबी सिख भारी पड़ जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला कि मुझे भिंडरेवाला चाहिए जिंदा या मुर्दा, तुम्हें पूरा गुरुद्वारा भी उड़ाना पड़ जाए तोप से उड़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनवा दूंगी, लेकिन भिंडरेवाला मरना चाहिए आज की डेट में। तो पूरी की पूरी आर्मी जूते पहनकर, पूरी पूरी उनकी बटालियन और पूरी पुलिस टीम थी पूरी, उसका कप्तान था केपीएस गिल, वो सरदार था। आर्मी का जो था वो भी सरदार ही था। ये लोग जूते पहन के गुरुद्वारे में घुस गए, इन्होंने किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। भिंडरेवाला अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, इन्होंने गद्दी पे से उसको उतार के जूते पहन के पहले वो तो गुरुद्वारे में घुस गए, उनकी कोई वो नहीं की, फिर गद्दी पे से उतार के उसको वहाँ गोलियाँ मारी। जब वो उसके साथी भागने लगे तो इन्होंने पूरे गुरुद्वारे में गोलियाँ चला दी, जिसकी दीवारों में आज भी वो सुराख है, मतलब अमृतसर गुरुद्वारे की दीवार में आज भी वो सुराख है जो गोली से लग गए थे। तो पूरी सिख कम्युनिटी ने इसको अपना अपमान माना कि उनकी गुरु गद्दी के पास जूते पहन के लोग आए, उनकी गुरु गद्दी पे खून किया गया, जबकि वो पूजा का स्थल है, वहाँ पे खून बहाने की कोई जगह नहीं है। क्यों मारा भिंडरेवाले को? उसको पकड़ के अरेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन वो भाग रहा था या कोई और रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने मारा हुआ उसको, लेकिन उसकी खून हो गया गुरुद्वारे के अंदर, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। तो उस वजह से सिख कम्युनिटी को गुस्सा था, तो सिख कम्युनिटी ने क्या किया, प्लान बनाया इंदिरा गांधी को मारने का। तो इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे, वो सरदार ही थे। तो सुबह सुबह जब इंदिरा गांधी टहलने निकलती थी अपने घर के अंदर वाले जो पार्क था उसके अंदर वो टहलने निकले, तो दोनों बॉडीगार्ड ने सामने से उसके ऊपर गोलियां चला दी थी
AK-47 से। कितनी गोलियां लगी इसकी गिनती तो आज तक बहुत लोगों ने वैसे कर ली होगी, पर ऐसी कोई गिनती नहीं है। मतलब कई सौ गोलियां इसके शरीर में घुस गई थी और वो बची नहीं थी। उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए तो जो उसके घर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। उसकी कोठी सफदरजंग रोड पर है दिल्ली के अंदर। बहुत से लोग आज भी देखने जाते हैं। एक तरह से म्यूजियम बन चुका है वो। म्यूजियम बन गया है, यस हाँ, सर। वहाँ लोग जाते हैं देखने, टिकट नहीं है, फ्री है। बहुत लोग देखने जाते हैं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी भी कहा जाता है उसको इंडिया की। उन्होंने एक ही गलती की थी अपनी लाइफ में, ये वाली, और इसकी सजा उनको मर के ही मिली, मतलब मौत से मिली। तो ये पूरी कहानी है हमारे पंजाब की, जो इसका बैकग्राउंड भी हो सकता है आपका। तो इन्होंने ना 560 रियासतें थी उस समय। अभी हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन रियासतों की बात हो रही थी उस समय। तो अंग्रेज कहते थे कि हम 560 रियासतों को आज़ाद करेंगे। तो रियासत में और स्टेट में क्या फ़र्क है? सर जैसे दिल्ली में द्वारका हो गई, जनकपुरी हो गई, ये रियासत उस हाँ, टाइम पे मतलब इतने इतने एरिया को रियासत बना दिया व्यवस्था ने। हाँ, मतलब पहले छोटे छोटे एरिया के राजा होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने पूरे दिल्ली कब्जा कर रखा है, मैं दिल्ली का राजा हूँ। मेरे 2 बेटे, तो मैं दिल्ली को 2 बेटों में बांट दूंगा ना। मैंने आधी दिल्ली दे दी एक बेटे को, आधी दिल्ली दे दी एक बेटे को, तो उनकी 2 रियासत बन गई। एक दिल्ली से 2 रियासत बनी। फिर मेरे बच्चों के भी 2-2 बच्चे हो गए। इन्होंने और दिल्ली को बांट दिया, 4 हिस्से कर दिए। तो 4 रियासतें हो गई। तो इसलिए बहुत सारी रियासतें बन गई थी। मतलब बड़े बड़े राज्य नहीं थे, छोटे छोटे रियासतें थी। तो ये 560 रियासतें थी टोटल, जो पाकिस्तान और इंडिया बनी थी जिनमें से। तो ये अंग्रेज ये मतलब हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे थे कि हम 560 रियासतों को आज़ाद कर दें, ताकि ये कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ने लगे। क्योंकि कोई एक तो होगा नहीं मालिक, सभी मालिक बन जाएंगे। तो जब सबको मालिक बना देते तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस वजह से नेहरू जी ने इनका प्लान माना नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू ने, दोनों ने मना कर दिया था इस प्लान को मानने के लिए। तो जब देश आज़ाद हुआ हमारा पाकिस्तान और इंडिया बना, तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम इंडिया जब तक छोड़ के नहीं जाएंगे तब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लोगे। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब हम इंडिया को फ्री कर देंगे, मतलब इंडिया को छोड़ देंगे पूरी तरीके से। लेकिन अभी आप बच्चे हो, आपको हर चीज़ को चलाना है, तो हम आपके साथ रहेंगे। ब्रिटेन आपको मदद देता रहेगा, मतलब अंग्रेजी जो राजा है ब्रिटिश का, वो आपकी मदद करता रहेगा जब तक आप अपना लॉ ना बना लो तब तक। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1952, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया ना इंडिया के अंदर। तो लॉर्ड माउंटबेटन तब छोड़ के गए थे इंडिया को। उससे पहले वही थे हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंडिया के थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पाकिस्तान के कौन थे? तो पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था मोहम्मद अली जिन्ना को। क्योंकि एक ही तो गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन, वो दोनों देश का तो हो नहीं सकता था, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्री बन रही थी। वो इस्लामिक कंट्री बन रही थी, ये हिंदू देश बन रहा था। और जो आपने अगर उसके बारे में सुना हो कि जो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये भी आप इसके बैकग्राउंड में लिख सकते हो चाहो तो। वो झगड़ा ये था कि जब ये तय हो गया कि इस्लामिक कंट्री बनेगा पाकिस्तान और इंडिया बनेगा हिंदू राष्ट्र, तो यहाँ ये बोला गया कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो चाहे तो माइग्रेट कर सकती है। यहाँ पे एक शर्त जोड़ दी गई थी कि पॉपुलेशन लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड है। वो चाहे तो माइग्रेट कर सकते हैं, वरना नहीं करें, उनकी मर्जी है। वो चाहे तो पाकिस्तान में रह ले हिंदू होकर भी, और चाहे वो मुस्लिम होकर इंडिया रह ले। लेकिन क्या हुआ कि रातों रात एक ऐसी हवा फैल गई कि जो माइग्रेट नहीं करेगा उसको पाकिस्तान मार देगा अगर हिंदू रह गया तो, और मुस्लिम रह गया हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान ही मार देंगे उसको। तो इस हवा की वजह से जैसे ये साइन हुआ समझौते के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, उसी दिन पूरे देश में ऐसी हवा फैल गई कि लोग भागने लगे इधर से उधर सामान पैक करके, पाकिस्तान जाना है। उधर से लोग कहने लगे हिंदुस्तान जाना है, हम हिंदू हैं, वरना यहाँ हम जी नहीं पाएंगे आगे, ये लोग हमें मार देंगे। तो इसके लिए क्या किया कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे शिफ्ट करें, तो उसके लिए दो रास्ते निकाले गए शिफ्ट करने के लिए। पहला रास्ता, जो आबादी बॉर्डर के आसपास रहती है वो इजीली बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी सामान लेकर, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरा रास्ता, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी समझौता एक्सप्रेस, जो इंडिया से चलेंगे पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से वापस आएगी इंडिया तक।
रोज़ दिन में 4 ट्रेन चलनी थी, मतलब 4 ट्रेनें एक दिन में चलनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लोग आराम से आ जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि गांधी जी, मतलब गांधी जी जो उस समय भूख हड़ताल में बैठे थे, जो अभी भी तैयार नहीं थे कि दोनों देश अलग अलग बने। वो ये कह रहे थे कि जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो वो बन जाए, नेहरू जी बनेंगे, और हम नहीं चाहते कि पार्टीशन हो। पार्टीशन के खिलाफ वो बैठे थे भूख हड़ताल पर कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। उनकी ये सोच थी कि शायद इससे दोनों नेता झुक जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएंगे। लेकिन ये खबर फैल गई कि इंडिया के जो नहीं इंडिया में ये खबर फैल गई कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो हिंदुओं को घर में मार रहे हैं, घर के अंदर हत्या कर रहे हैं, उनको निकलने नहीं दे रहे, उनके घर मकानों को लूट रहे हैं उनके जाने से पहले, उनकी जो बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत लूट रहे हैं। ये खबर जब इंडिया में फैली तो अचानक से इंडिया में इतना बड़ा बवाल फैला कि इंडियंस ने मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया। इन्होंने यहाँ से जो ट्रेन जाने वाली थी उस ट्रेन पर हमला कर दिया और उस ट्रेन में लोगों को मार मार के सुला दिया। अब वो जब ट्रेन पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तानी ने देखा कि भाई इन्होंने तो हिंदुस्तानियों ने मार दिया है इतने लोगों को, तो उन्होंने भी बदले में एक ट्रेन जो आने वाली थी इंडिया, उसमें भी लाशें ही लाशें आने लगी। यानी कि दिन में 4 ट्रेनें चलती थी और दोनों तरफ से लाशें इधर से उधर आती थी। इंसान बहुत ही कम थे जो जिंदा आ पाते थे। तो इतना बुरा कंडीशन हो गया था कि दिन में 4 ट्रेनें चल रही हैं और चारों लाशों की ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, और लोगों ने एक दूसरे के घरों को जलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में, इंडिया में बवाल ही बवाल हो गया। फिर बाद में गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा जब तक ये आग शांत नहीं होगी। तो फिर उसके बाद लोगों ने समझा इस बात को। उसके बाद एक लॉ पास हुआ, नेहरू जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक लॉ पे साइन किया कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, उसको सारी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देगी, पाकिस्तान की भी इंडिया की भी। उसके ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा देश छोड़ने का। पाकिस्तान ने भी साइन किया, इंडिया ने भी साइन किया। उसके बाद ये जो झगड़ा था समझिए धीरे धीरे कम हो गया, ख़त्म हो गया इस समझौते के बाद। उनको मतलब गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि आप जहाँ हो वहीं रहोगे, आपकी सुरक्षा सरकार करेगी, आपके घर की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, आपके माल की सुरक्षा करना, आपके बीवी बच्चों की सुरक्षा करना, ये गवर्नमेंट का काम होगा। तो गवर्नमेंट पूरी आर्मी लग गई, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में, इंडिया की इंडिया में लग गई सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर ये जो था धीरे धीरे कम्युनल दंगे जोड़ते धीरे धीरे शांत हो गए। लेकिन इसका क्या हुआ कि जब तक शिफ्टिंग चल रही थी तो इंडिया के अंदर शायद 13% मुस्लिम रह गए थे और पाकिस्तान के अंदर 5% हिंदू रह गए थे। तो 13% मुस्लिम थे उस समय इंडिया में, और आज शायद मुस्लिमों की आबादी शायद 17% है, पता नहीं 23% है, ऐसे कुछ है। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी इस समय 5% या 2% है, वहाँ पे हिंदू धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो ये सब जो झगड़ा था ये नेताओं का बनाया हुआ झगड़ा है। इसके अंदर पब्लिक पिस गई, लोगों ने गलत झूठ का भ्रम फैला दिया और हिंदू मुस्लिमों में झगड़े करवा दिए, और आज फिर दोबारा ऐसी स्थिति दोबारा से बन रही है। इसमें किसी सरकार को हम दोष नहीं देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी की पॉलिसी इस तरह की है, इस तरह की कंडीशन बन रही है। लेकिन आज फिर वही कंडीशन बन रही है, आज फिर वही धर्म के नाम पे झगड़े कराए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, हिंदुओं को नुकसान होगा, ऐसे डराया जा रहा है। हिंदुओं को ऐसा डराया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हिंदू खतरे में। तो ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, देश खतरे में। तो हम लोगों को ये मेंटलिटी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा वायरस ये डाला जा रहा है कि आपको एक मजबूत हिंदू बनना है, आपको मुस्लिम धर्म को अपनाना है, एक अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान बनना है। तो हम ऐसा ना तो सच्चे हिंदू बन सकते, ना सच्चे मुसलमान बन सकते, हमें एक अच्छा इंडियन बनना है, भारतवासी, हिंदुस्तान का नागरिक बनना है। हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी, उसके प्रिम्बल में, उसके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हम लोग सर्वधर्म वाला मतलब देश है हमारा, हम किसी धर्म विशेष कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं है हमारा, हिंदू देश नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों का समान सम्मान होगा, वो हमें फॉलो करना चाहिए जो हमारी आइडियोलॉजी हमारे लोग बना गए जाते जाते। तो ये वायरस आजकल यूपी में भी बहुत फैल रहा है, योगी जी की सरकार चल रही है तो वहाँ पर ये सब वायरस फैलाया जा रहा है। पूरी इंडिया में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह हिंदू मुसलमानों के विवाद फैल रहे हैं। पीछे सीए बिल आई थी जो बीजेपी गवर्नमेंट, उसमें भी डराया गया, अननेसेसरी लोगों को डराया गया कि आपके खिलाफ आया, ये मुस्लिमों को देश से निकालने के लिए बिल आया, जबकि ऐसा नहीं था। उस बिल के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि जो भी हिंदू, जैन, सिख विदेशों से इंडिया आते हैं, मतलब इंडिया में शरणार्थी हैं, सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर,
उनको हमारा देश जो है बिना शर्त नागरिकता दे देगा, और जो मुस्लिम है उसको शर्त पे नागरिकता देगा। उसके पीछे गवर्नमेंट ने रीज़न ये दिया था कि हिंदू राष्ट्र आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम कंट्री दो तो इस्लामिक कंट्री है हमारे पास, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, तो मुस्लिमों के लिए वहाँ जगह है जाने की, हिंदुओं के पास जगह नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट का तर्क था, जो गलत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई बहस करने की बात नहीं। लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा विवाद बना कि सीए के नाम पे जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ। शाहीन बाग सबको याद है, लखनऊ के अंदर क्या हुआ सबको याद है। तो ये सब चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। एक पार्टी विशेष ये चाहती है कि अगर हिंदुओं को हम मजबूत कर लें तो हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी हर बार। पहले क्या होता था, देश में कांग्रेस थी तो कांग्रेस की पॉलिसी ये होती थी कि हम मुस्लिमों को अपने साथ कर लें, तो 13-17% मुस्लिमों का वोट और 40% दलितों का वोट हमें मिल जाता है तो हम सरकार बना लेंगे। लेकिन इस सरकार ने बोला कि 60% हिंदू हैं देश में, तो हम हिंदुओं को मजबूत कर दें, तो हिंदू के नाम पे हम सरकार बना लेंगे। तो सरकार बनाने का ही फार्मूला है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें बेकार है। तो आज की क्लास में डिस्कशन तो काफ़ी हो गई। अब आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मैं कह नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है देश में क्या चल रहा है आजकल? सर फजूल की पॉलिटिक्स। एक ही मकसद है, सरकार कैसे बनाई जाए, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि सरकार बना ले देश में। हमारी सरकार कैसे बनेगी? बट सर सरकार की पॉलिसी भी तो ये है ना कि मतलब एक वैसे प्रैक्टिकली सोची जाए तो मुस्लिम देश तो कितने सारे हैं, एक हिंदू देश ही नहीं है। नहीं, हिंदू देश हिंदुत्व नहीं लाना है। एग्जैक्टली चाहते हैं सर। ना वो। मेरी बात सुनिए, हिंदू तो लाने से भी कोई हमें फ़ायदा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इंडिया को बचाना चाहिए, क्योंकि देश की डेवलपमेंट ना तो हिंदू होने से होगी ना मुस्लिम होने से होगी। सर वो तो डेवलपमेंट के हम ऊपर ये बात चीज होनी समझ चाहिए। रहे हैं ना, ये सब तो हाँ, हम समझ रहे हैं ना, लेकिन बस ये कह सकते हैं, लेकिन जब लेकिन लड़ाई होती है तो गवर्नमेंट वो तो की लड़ाई होती है, ये नहीं सब तो में हिंदू कम्युनल लड़ाइयाँ मुसलमान में। होती क्यों हैं? देखो, धर्म के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए तो हो रहे हैं कि वो कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं, वो कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर जहाँ पे दोनों ही श्रेष्ठ हो और सिर्फ मकसद ये रहे कि हमें इंडिया को तरक्की देनी है, तो वहाँ पे धर्म के नाम पे झगड़ा ही नहीं होगा ना। हमारे देश में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते हैं, ये मस्जिद नहीं है, ये पहले मंदिर था। अरे भाई, अभी तो मस्जिद है, क्या फर्क हो गया? अगर वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया था बहुत कई सौ सालों पहले, हजारों साल पहले, तो नहीं आप सर, बट इतना जब मंदिर था तो फिर मस्जिद ऐसे कैसे बना दे सर? है। आपकी सोच कह रही है ना ये, क्यों कह रही है? देखो, हमारा अस्तित्व भी नहीं था जब वो मंदिर से मस्जिद बन गया। वो तो सर वो तो अलग ही चीज है, वो तो मुगल के टाइम पे वो हुआ था, इस वजह से ऐसे वो हमें कभी शिवलिंग निकल जाते हैं वो मस्जिद में, तो वो पॉइंट ही अलग है। पर चलो, वो तो बहस का मुद्दा नहीं है, बहस छोड़ो का उसको। हाँ वैसे, बट हाँ, सर लेकिन ये है, एजुकेशन पर्पज से भी ये डिफरेंशिएट हो जाता है कि आप किस रीजन में रहते हो, क्या रहते हो और वहाँ की सोच क्या है, उससे हमारे भी फर्क देखो, पड़ता है। हमारे इंडिया की जो एजुकेशन है ना, उसके अंदर एक कमी है या फिर अच्छी बात है कि वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं है। मतलब ना तो स्कूलों में हिंदू धर्म पढ़ाया जा रहा है, ना स्कूलों में मुस्लिम धर्म पढ़ाया जा रहा है, ना क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जा रही है, ना सिख पारसी कोई भी धर्म नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन ये अब प्लस जो ये, पॉइंट है सर। हाँ, लेकिन अभी जो क्या है, मुस्लिमों के जैसे मदरसे होते हैं, वहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन दी जाती है पढ़ाई के साथ साथ। हिंदुओं के गुरुकुल होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हिंदू एजुकेशन दी जा रही है। जैनियों के जैन स्कूल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा अगर हम परेशानी की बात करें ना, हमारे देश के अंदर जैनी, पारसी और एक और है, जैनी पारसी और कौन लोग हैं जो लुप्त होते जा रही है, जो हमारे कम्युनिटी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके। हिंदू खत्म नहीं हो रहे ना मुस्लिम खत्म हो रहे हैं देश के अंदर, दोनों की आबादी बहुत ट्राइबल। सारी है। नहीं नहीं, जैसे जैन है, जैन अब कम हो गए हैं जैन इंडिया के अंदर। पारसी है, पारसी तो बहुत ही कम आबादी हो गई है आपकी। एक बार सर्वे हुआ था अभी, सिर्फ देश के अंदर 30 फैमिली बची है पारसी की, सिर्फ 30 परिवार बचे हैं पूरे इंडिया के अंदर। जैनियों की भी आबादी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के झगड़े को छोड़ देना चाहिए। बाकी आगे सबकी अपनी सोच है। हम लोगों को डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए कि देश कैसे डेवलप होगा। अगर हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे कि भाई हम इसको मंदिर बना दें, इसको मस्जिद बना दें, तो उसका झगड़ा बेकार है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है।
सेक्युलर होना चाहिए तो आदमी को, इससे जैसे आने वाली जनरेशन का टाइम वेस्ट होगा। हाँ मतलब क्या हो रहा है आजकल कि ये सब चीज़ें चल रहा है, इसलिए हम भी इस टॉपिक को छेड़ रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं चल रही होती इंडिया के अंदर तो हम भी शायद आज ये इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं ना। हमने ये टॉपिक क्यों शुरू किया?